हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विन साइंस। आज के इस सेशन को पढ़ाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 100 सब्सक्राइबर्स। दूसरी एक्साइटिंग बात यह है कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई का लास्ट का टॉपिक। मतलब हमने पूरा का पूरा क्लास 9 3 महीनों में एकदम इजीली उसके छक्के छुड़ा दिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यू गाइज आर वाचिंग विन साइंस। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आप पहले भी आ चुके हैं, चैनल की वीडियोस देख चुके हैं, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब धीरे धीरे विन साइंस बड़ा हो रहा है और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। लेक्चर्स की कई सारी चीज़ें चेंज हो रही है एंड आई थिंक यू गाइज शुड सपोर्ट दिस चेंज। तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये क्लास 9 सीबीएसई का लास्ट टॉपिक है और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दूसरी बात कि क्यों मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो वो ये है कि इस टॉपिक से आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के खाने के बारे में पता चलने वाली है। जो लोग बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं जैसे मेरे लोग, तो उनके लिए कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आने वाली है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये लेक्चर देखो। हम क्या करते हैं, एक साथ पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करने की जगह पे 2 लेक्चर्स में इसे डिवाइड कर देंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो और आप लोग ठीक से दोनों समझ सको। तो एक हमारा फूड आता है जो हम प्लांट्स से लेते हैं डायरेक्टली प्लांट्स खा के। दूसरा फूड आता है जब हम प्लांट्स के ऊपर ग्रो हो रहे एनिमल्स को कंज्यूम करके खा लेते हैं, जैसे चिकन हो गया, एग्स हो गए, मिल्क हो गया। तो ये प्लांट्स के ऊपर काऊ खाती है और फिर हम उसके काऊ का मिल्क ले लेते हैं। चिकन जो ग्रास खाता है तो उसे हम खा लेते हैं, या फिर बकरी हो गई। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और आज के इस टॉपिक में हम लोग हमारे खाने के बारे में जानेंगे और हमें किस तरीके से खाना इम्प्रूव भी करना चाहिए ये भी जानेंगे। अब देखो, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा खाना। अब ये खाना कैसे आता है, खाना किससे बनता है, हम खाने में कुछ ना कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर लेते हैं, और ह्यूमन बींग्स ने इतने बड़े पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए खाना कैसे इकट्ठा करने का सोचा। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस होल यूनिट। सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। अपनी अपनी रफ कॉपियाँ निकाल के रखो और एक आपकी टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को जो यहाँ पे पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट करना है और जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वो रफ बुक में लिख के लेना है। इस टॉपिक से किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। पहली बात, एमसीक्यूज आने के चांसेस है, फिल इन द ब्लैंक्स आने के चांसेस है, और अगर आ भी जाए तो शॉर्ट नोट्स, शायद लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप में शायद आ गया तो आ गया। कुछ इस तरीके का ये टॉपिक है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि बाकी के दोस्तों को भी ये शेयर कर दिया करो लेक्चर्स। And without further ado, we will get into the lecture directly. So, food supplies, proteins, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals, all of which are required for our body development, growth, and health. Both plants and animals are major sources for food for. अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए ताकि हमारा सर्वाइवल ठीक ठीक से हो सके। दूसरी बात इन सभी खानों के बारे में ये है कि देखो, इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है, और जो प्लांट्स है और एनिमल्स है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ आर फूड। तो बस यही बताया गया है। तो हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है और एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। अभी एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो मुर्गियाँ है वो पालना, जो गाय है वो पालना, ऐसी कई सारे एनिमल्स को पालना, लाइव स्टॉक को पालना, लाइव स्टॉक को पालना। दिस इज़ व्हाट एनिमल हस्बेंड्री हैज़। तो ये हो गए 2 पार्ट्स। तो हम इस टॉपिक को भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके पढ़ेंगे। पहले में हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में, दूसरे में हम जानेंगे एनिमल्स के बारे में। इस टॉपिक में हम पहले प्लांट्स ले लेते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमें पढ़ने के लिए। तो प्लांट्स ग्रो कहाँ से होते हैं, उससे लेकर हम मार्केट में कहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ तक सारी की सारी प्रोसेस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा जो आपके टेक्स्ट बुक में है। एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। एंड लेट्स बिगिन। We read newspaper that effort has always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is it necessary? Important सवाल। क्यों हमें चाहिए कि हम इम्प्रूवमेंट्स कर सके, जो ऑलरेडी खाना बन रहा है उसमें ऑलरेडी तो बन रहा है ना खाना, तो हमें क्यों इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। देखो,
इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हमें इतनी बड़ी, शायद हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन शायद बहुत ज़्यादा बड़ी है, इंडिया की प्रोस्पेक्टिव में लेके चले तो इंडिया में ऑलमोस्ट अ बिलियन पीपल हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए चाहिए बहुत सारा खाना। लेकिन हमारा जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, हम लोग ऐसे पाकिस्तान को लेकर नहीं आ सकते, अब बांग्लादेश को नहीं लेकर आ सकते, तो हमें गिवन लैंड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। मतलब गिवन एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए, या फिर मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि हम इम्प्रूवमेंट्स कर सके क्रॉप्स में, ताकि वो क्रॉप्स ज़्यादा इफिशिएंटली ग्रो कर सके। तो इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री, आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग। हर रोज़ पॉपुलेशन 60,000 से बढ़ जाती है। एज द फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड टू बी मोर देन $250 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। तो हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए 250 बिलियन टन्स, मतलब कि ऑलमोस्ट जितने आदमी है उतने ही टन का खाना चाहिए, ताकि हम लोग इस पॉपुलेशन को ठीक से सरवाइव करा सके। हर साल चाहिए वो भी इतना खाना। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मतलब शायद हमें चाहिए 250 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन चाहिए हमें एक साल के लिए, ताकि ये इतनी बड़ी आबादी ठीक से खाना खा सके और हंगर दुनिया में ना रहे, इंडिया में तो कम से कम हंगर ना रहे। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। अब ये इंटेंसिवली कल्टिवेटेड मतलब क्या, हमारे देश का मेन अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वो है खेती। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 60% लैंड जो है वो खेती बाड़ी में चला जाता है। और हम लोग इन, अब देखो इंडिया तो फिक्स्ड है, तो हम लोग एरिया अंडर कल्टीवेशन ला सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमें जितने लेवल का पॉपुलेशन है मतलब हमारे देश में, तो वो कभी कभी भी ज़्यादा ही होगा जितना खाना बन रहा है। एंड दिस इज़ वाई efforts to meet the food demand by increasing the food production have led to some success so far. We have had green revolution. अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बन गई। अब देखो स्टोरी क्या है, मैं आप लोगों को स्टोरी बता देता हूँ। समय था 1970 का, और पॉपुलेशन तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी। मतलब एक एक फैमिली में चार चार पाँच पाँच बच्चे थे। तो इतनी बड़ी आबादी को सस्टेन कराने के लिए साइंटिस्ट को बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गया था कि भाई फूड ही नहीं है तो क्या करें, इंपोर्ट करके हम पैसा तो वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए साइंटिस्ट्स ने क्या किया, 10-10 11-11 साइंटिस्ट को अलग अलग देशों में भेजकर वहाँ पे नई नई क्रॉप की जो है, या फिर नए नए बफेलोज़ की, नए नए शिप्स की, और नए नए एनिमल्स की, पोल्ट्रीज़ की ब्रीड्स बनाई और उन्हें इंडिया में लाया। अब इनके लाने के पीछे क्या मोटिव था, ताकि वो इंडिया में ग्रो कर सके और फिर इंडिया में हम लोग उनसे खाना प्राप्त कर सकें। तो जो रिवॉल्यूशंस थे तो इन्हें रिवॉल्यूशन कहा गया। तो हमारे पास था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जहाँ पे हमने बहुत सारे मतलब बहुत सारा गेहूँ लगाया। उसके बाद था कि वाइट रिवॉल्यूशन, जहाँ पे हमने गाय जो बफेलोज होती है, काउज होती है, तो उनके ऊपर रिसर्च कर दिया। उसके बाद एक ब्लू रिवॉल्यूशन भी था, जहाँ पे हमने फिशरीज़ डाली। अब ये फिशरीज़ कैसे, जिस तरीके से चिकन्स की पोल्ट्रीज़ होती है उसी तरीके से जो फिश की फिशरीज़ होती है, जहाँ पे फ़िश ग्रो की जाती है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या था देखो, अगर सवाल आता है तो आप लोग क्या लिखोगे, तो कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीज इन फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन इंक्रीज करने में हेल्प हो गई। ये 1970 के आसपास था। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो व्हीट की कई सारी इंपोर्टेड वैरायटीज़ इंडिया में लाई गई और इंडिया में उगाई गई। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि हमें जितनी बड़ी पॉपुलेशन थी तो वहाँ पे उस बड़ी पॉपुलेशन को भूखमरी से बचाया गया, खाना समय पे दिया गया। वाइट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, तो वाइट रिवॉल्यूशन में हमने बेटर बेटर वैरायटीज़ ऑफ काउज लेके आए इंडिया में, बेटर वैरायटी ऑफ काउज। और इससे क्या मिला, हमें मिल्क मिला बहुत सारा, और इससे क्या हुआ, हंगर कम हो गया।
तो however, these revolutions meant that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there is more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. अब खाना तो बहुत ज़्यादा बनने लगा, खाना इतना ज़्यादा बनने लगा कि हम लोग ठीक से खाना खा सकते थे, लेकिन इस प्रोसेस में साइंटिस्ट्स को डर डर था कि कहीं हम सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज से ना खो दें। शायद हम मिट्टी का सारा न्यूट्रिशन ही खो देंगे अगर हम इस रेट से खेती करेंगे। तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए था। और ये बैलेंस मेंटेन करने से क्या होगा, सॉइल की क्वालिटी भी ठीक ठीक मतलब ठीक होती जाएगी और हमें खाना भी मिलता जाएगा। आप लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में देखने को मिला था, जहाँ पे बहुत सारे खेतों में आप लोगों को दिख जाएगा कि आज भी गेहूँ उगता है। सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। अब देखो, हमने इतना सारा अनाज बड़े बड़े गोडाउन्स में डाल दिया, लेकिन अगर कॉमन आदमी के पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो जाके उसे खरीद सके, तो किस काम का अनाज फ्री में बांटेंगे क्या? तो इस इस प्रॉब्लम को, इस हंगर के प्रॉब्लम को इस हंगर के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमें ओवरऑल लोगों का इनकम जो है, इनकम बढ़ाना पड़ा। अगर इनकम नहीं बढ़ता तो लोग खरीद ही नहीं पाते, तो इतना सारा अनाज क्या करेंगे हम रख के? सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। और the majority of our population depends on agriculture for their livelihood. Increasing the income of people working in agriculture therefore is necessary to combat the problem of hunger. हमारे देश की बहुत सारी पॉपुलेशन फार्मिंग पे बेस्ड है, और इस इतनी बड़ी आबादी को पहले तो हमें इनका इनकम बढ़ाना चाहिए, इनके प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू में ले लेना चाहिए, ताकि इन लोगों के पास पैसा आ सके कि वो जाके कुछ और चीज़ें खरीद ले। अब देखो, ये हमारे प्रोस्पेक्टिव से तो हमें लगेगा कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट, लेकिन आप 2 मिनट के लिए गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से सोच के देखो, 1 मिनट समझ के देखो कि आप लोग गवर्नमेंट हो, तो आप लोगों को तो मतलब आप लोग 2 मिनट के लिए समझ लो कि आप लोग गवर्नमेंट हो, तो तब आपको ये प्रॉब्लम ठीक से समझ में आएगी कि अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो लोग खरीदेंगे कैसे? तो हमें उनको पैसा थमाना होगा, सो दैट दे बाय एंड देन ईट एंड देन एंड द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। This is what it is. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yields from farms. ये साइंटिफिक प्रैक्टिसेस क्या है? तो हमें कई कई चीज़ों में फिर से रिसर्च करके नई नई वैरायटी ऑफ सीड्स निकालनी पड़ेगी, नई नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स निकालनी पड़ेगी, ताकि ये बैलेंस मेंटेन रह सके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स मिले और कम से कम टाइम में और कम से कम एफर्ट्स में मिल जाए। फॉर सस्टेनिंग लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री। अब देखो, सिर्फ खेती बाड़ी से काम नहीं चलेगा। अगर आपने, जैसे मैं पर्सनली एक एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कई सारी चीज़ें पता है इसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग से घर नहीं चलता, हमें उसके साथ साथ जो है पोल्ट्रीज़ या फिर फिशरीज़ या फिर हनी कॉम वाला जो होता है, वो उसे हम आगे पढ़ेंगे, उसे एपीकल्चर कहा जाता है, तो वो करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस है पोल्ट्रीज़। कई कई लोग जो है वो फार्मर्स भी है, उनकी पोल्ट्रीज़ भी है, उनकी गाय भी है। सो दिस इज़ हाउ लोग अपना गुजारा कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट वाज। अब हम जानेंगे कि क्रॉप यील्ड्स को किस तरीके से इम्प्रूव करा गया, और क्रॉप्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जो है पढ़ने वाले हैं। सो दिस वाज अ 15 मिनट लॉन्ग इंट्रो। अब हम मेन मुद्दे पे आ चुके हैं। सो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब ये क्रॉप क्या है? क्रॉप मतलब जो आपके खेती में उगने वाला अनाज। तो cereals such as wheat, rice, maize, millets and sorghum provide us carbohydrates for energy requirements. cereals मतलब जो धान है, तो वो हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी देता है। पल्सेस, लास्ट ही क्लास में पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल में, पल्सेस हमें देती है प्रोटीन्स। अब ये पल्सेस कौन कौन से होते हैं? ग्राम, अरहर, देखो ग्राम मतलब चना, पी ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन ग्राम, लेंटिल प्रोवाइड्स अस विथ प्रोटीन। अब देखो, ये एग्जांपल्स जो है वो आप लोगों को याद रखने की चीज़ है, ये आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ये आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट, अब देखो आपके घर में जो तेल आता है वो 2-3
चार शायद ऑयल सीड्स से तेल आता है। पहला है सोयाबीन, दूसरा है सनफ्लावर, तीसरा है ग्राउंडनट। देखो, सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट। अब ये हो गया कुकिंग का तेल। अब जो आता है वो टेस्ट के लिए आ जाता है ऑयल। तो वहाँ पे जाता है सरसों का, मतलब जो है उसे सीसमे कहते हैं। सीसमे ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये दो ऑयल्स हो गए जो आप लोगों के कुकिंग में यूज़ हो जाते हैं। अब ये लीन सीड का भी ऑयल होता है। लीन सीड का ऑयल बहुत अच्छा स्मेल करता है। तो दिस आर सम ऑयल सीड्स। देखो, दिस आर ऑयल सीड्स जो हमें ऑयल देते हैं। तो और ऑयल से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। इसीलिए हमें ज़्यादा ऑयली चीज़ें खानी नहीं चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट क्रॉप। अब हमें किससे क्या मिलता है, किससे क्या मिलता है, ये तो समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि इन्हें कैसे बढ़ाएंगे। अब ये एक लंबी स्टोरी है। देखो, वेजिटेबल कुछ होती है और वो वेजिटेबल्स हमें क्या देती है? तो हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स देने का काम वेजिटेबल्स करती है। हमारे बॉडी को विटामिन्स एंड मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो और वेजिटेबल्स क्या क्या दे के जाती है हमें? तो देखो, आलू जो होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देता है, एनर्जी देता है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। अब देखो, ये हो गया ह्यूमंस के लिए। अब देखो, आप इमेजिन कर लो कि आप फार्मर हो। तो आपके जो गाय है, जो मतलब बफेलोज है, उनको खाने के लिए क्या चाहिए? तो उनको खाने के लिए चाहिए बारसेम, ओट्स, सूडान ग्रास। अब ये सूडान ग्रास, ओट्स, बारसेम, ये क्या है? देखो, दीज आर ग्रासेस जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खिलाने के लिए ग्रो की जाती है। तो ये भी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फार्मर के लाइफ में। सो अब हम एग्जांपल देख सकते हैं कुछ ना कुछ क्रॉप्स की। देखो, ये क्या हो गया? जिन लोगों को पता नहीं, दिस इज़ कॉर्न। ये क्या हो गया? ये वीट हो गया। ये चना हो गया। दिस इज़ शायद जवार। ये हो गया सनफ्लावर। ये हो गया पी। ये भी हो गया पी, शायद ये पी ही है। ये भी पी है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट क्रॉप्स। अब इम्प्रूवमेंट्स कैसे की गई? देखो, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर्स एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ। हर एक प्लांट जो है वो अलग अलग टाइम पे प्लांट किया जाता है और अलग अलग टाइम पे निकाला जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी क्रॉप कभी भी लगा दो। आप लोगों को ज़्यादातर दिख जाएगा कि ठंडी के मौसम में जो है आप लोगों को गेहूँ वगैरह ज़्यादा दिख जाएगा। एंड वाई इज़ इट सो? आप लोगों को क्यों मिल जाता है गेहूँ वगैरह ठंडी के सीज़न में? बिकॉज हर एक प्लांट का जो है एक फिक्स टाइम होता है और वो प्लांट्स उसी टाइम पे ग्रो करेंगे। वो ऐसे ही साल में कभी भी नहीं ग्रो करेंगे। सो क्यों? और दूसरी बात यह है कि हर प्लांट्स का एक फोटो पीरियड होता है। अब ये फोटो पीरियड क्या है, मैं बता दूं आप लोगों को। फोटो पीरियड मतलब एक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जब एक प्लांट के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जब धूप पड़ती है ना, तो प्लांट्स के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है और ये चेंजेस ही उसे आगे फल बनाने में या फिर जो जो इसेंशियल पार्ट आप खाते हो उसे बनाने के लिए हेल्प में आ जाता है। देर आर सम क्रॉप्स विच ग्रो इन रेनी सीजन एंड आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। देखो, रेनी सीजन, इन्हें कहेंगे हम खरीफ। खरीफ क्रॉप्स फ्रॉम द सीजन ऑफ, अभी ये कहाँ से कब तक? जून से लेके अक्टूबर तक, अक्टूबर तक ये उगेंगे। और कुछ होते हैं जो ठंडी में लगाए जाते हैं। अब ये ठंडी वाले कौन से जान लेते हैं। तो विंटर वाले, उनको कहेंगे हम रबी, RABI, रबी क्रॉप्स। और ये ग्रो करेंगे नवंबर से लेके अप्रैल तक। तो ऐसे दो टाइप ऑफ क्रॉप्स इंडिया में तो उगाए जाते हैं। पहला हो गया जो है विंटर क्रॉप और दूसरा हो गया रेनी क्रॉप। रेनी क्रॉप को हम कहेंगे क्या? खरीफ। और खरीफ क्रॉप्स कब से कब तक? जून से लेकर अक्टूबर तक। और एक ठंडी वाला क्रॉप होता है, ठंडी वाले क्रॉप को हम कहेंगे रबी। रबी कब से कब तक? नवंबर से लेके अप्रैल तक। तो अब जो है दिसंबर है, तो अब कौन सा सीज़न चल रहा है? रबी सीज़न चल रहा है, राइट। सो अब हम इन क्रॉप्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, ये सारे हो गए खरीफ। जो पल्सेस है स्पेसिफिकली और ऑयल सीड्स है, तो वो ग्रो किए जाते हैं खरीफ में। खरीफ मतलब जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई टू अक्टूबर। और जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स मतलब जो धान है, वो मोस्टली है कि वीट, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, और ये हो गए रबी क्रॉप्स। और इन्हें ग्रो किया जाता है नवंबर टू
नवंबर से लेके अप्रैल तक। सो दिस आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। पहले हो गई खरीफ, दूसरे हो गए रबी। अब आप कहोगे सर समर में कुछ नहीं ग्रो करता, समर में कुछ ग्रो ही नहीं करता। देखो समर में जो है, जो अप्रैल के बाद जो है आप लोगों को फार्म्स में इतना ज़्यादा कुछ ग्रो होता हुआ नहीं दिखेगा। अब देखो पुराने ज़माने में नहीं दिखता था, लेकिन आज के ज़माने में जो है लोग ईयर अराउंड क्रॉप्स ले रहे हैं। और समर में पुराने टाइम पे नहीं कुछ उगता था, लेकिन आजकल उग जाता है। सो इन इंडिया देर हैज़ बिन फोर टाइम्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो मैंने अभी कहा। अब देखो 4 टाइम्स कैसे हो गया, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखो पहली बात, इंडिया हैज़ बीन in India, there has been 4 times increase in production of food grains from 1952 to 2010। मतलब 4 गुना ज़्यादा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ चुका है। इट विथ ओनली 25% इंक्रीज इन कल्टिवेबल लैंड एरिया। मतलब हमारा लैंड एरिया तो इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन हमारा प्रोडक्शन तो ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब ये कैसे हुआ, मैं उसका एक आप लोगों को छोटा सा एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ। पहली बात देखो, पहले साल में जो है सिर्फ और सिर्फ, अब ये पूरा का पूरा 12 महीने हो गए ना, तो सिर्फ जुलाई से लेके अक्टूबर तक जो है खरीफ होता था, और उसके बाद अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, देखो ये यहाँ पे हो गया नवंबर टू लेके अप्रैल तक हो जाता था, 4 से 5 महीनों का रबी। साइंटिस्ट्स ने ऐसी ब्रीड्स निकाली है प्लांट्स की, जो आप लोगों को दिख जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में उगती है। तो देखो ये टाइम स्प्लिट हो गया, और उसके बाद ऐसी भी ब्रीड्स इम्प्रूव की जो आप लोगों को गर्मी में भी उग जाएंगी। तो देखो 1 2 3 4, तो साल के 4 क्वाड्रन में 4 क्रॉप्स फार्मर्स लेने लगे उसके बाद, और फिर यही फूड प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गई। अब ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ, जान लेते हैं। देखो अभी ये कैसे हुआ, देखो इफ़ वी थिंक of the practice involved in farming, we can see that we can divide this into 3 stages। 3 स्टेजेस होती है फार्मिंग की। पहली, चॉइस ऑफ सीड प्लांटिंग। कौन सा जो बीज है, कौन सा बीज आप प्लांट कर रहे हो, कौन सा सीड आप प्लांट कर रहे हो। दूसरा है न्यूट्रिशिंग द क्रॉप, न्यूट्रिशिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब ये न्यूट्रिशिंग मतलब क्या, या फिर नरिशिंग मतलब क्या, आप उसे क्या खिला रहे हो, किस टाइम पे और कितना खिला रहे हो। तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रोइंग, प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस। अब उसे कोई इंसेक्ट्स ना खाना स्टार्ट कर दे, कोई बर्ड्स ना आके खाना स्टार्ट कर दे, इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो। तो ऐसे 3 स्टेप्स में ये प्रोडक्शन, मतलब ये फार्मिंग का प्रैक्टिस ये 3 प्रोडक्शंस में डिवाइडेड है। तो अब हम हर एक प्रोडक्शन का ठीक से जानेंगे। पहला, मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अब ये फूड प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होता गया, या फिर जो क्रॉप का यील्ड है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता गया, तो उससे हम रफली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, क्रॉप वैरायटी हमने डेवलप कर दी नई, जो इम्प्रूव कर दी। उसके बाद क्रॉप का प्रोडक्शन इम्प्रूव कर दिया समय समय पे ठीक से खाना देकर। क्रॉप का मैनेजमेंट भी हमने ठीक से कर दिया। एक बार हमारे खेतों से जब जो सीड्स है या फिर जो प्रोड्यूस है, जो फ्रूट्स है, वो एक बार बाहर चले गए, उसके बाद उसकी किस तरीके से स्टोरेज हुई, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट हुआ, दिस इज़ ऑल्सो अ नेक्स्ट चैलेंजिंग टास्क। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव। अब देखो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स हम पहली बात पढ़ेंगे। देखो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, पहली बात हमने वैरायटी कैसे इम्प्रूव की। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव गुड यील्ड। हमें देखो आम की कई सारी और मतलब स्पीशीज़ मिलेंगी, जैसे कि आप लोगों को कोई अल्फांसो आम, या फिर देवगिरी आम, या फिर साउथ इंडियन तो बड़े बड़े ऐसे लंबे लंबे आम होते हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा यमी कौन सा है, तो अल्फांसो, या फिर उसे हम हापुस कह देते हैं। तो हमने उसे ले लिया और उसे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने एक गुड क्रॉप ही ले लिया और उसे ग्रो करके स्टार्ट कर दिया। वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग ऑफ वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। अब देखो एक है कि आपके पास नेचुरल एक ब्रीड है क्रॉप की और उसे आप लगा रहे हो।
दूसरा है, आपने दो ब्रीड्स ले ली, उसका आपस में ब्रीडिंग कर दिया और उनका जो बच्चा हुआ उसे प्लांट कर दिया। उसे प्लांट करने के बाद क्या होगा, इसकी और इसकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाएगा और वो सुपर प्लांट बन जाएगा। जैसे सुपरमैन होता है वैसे वो सुपर प्लांट बन जाएगा। और ये सुपर प्लांट किस किस बेसिस पे हम लोग चूज़ करेंगे कि ये सुपर प्लांट है? पहला, इससे डिसीज रेजिस्टेंस शो करना आना चाहिए। दूसरा, इससे फर्टिलाइजर से मतलब इसे फर्टिलाइज़र से रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, मतलब उसे जितना आप डाल रहे हो वो सारा एब्जॉर्ब भी करना आना चाहिए। तीसरी बात कि इसे हाई यील्ड आपको लाकर देना है। ऐसा अगर कोई नया प्लांट बना है तो दिस क्वालिफाइज एज अ गुड प्लांट। तो वन वे ऑफ incorporating these desirable characteristics into crop varieties is by hybridization. हाइब्रिड हाइब्रिड कार्स मतलब क्या? जिनमें पेट्रोल भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो वैसे हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम एक प्रोसेस जिससे हम लोग क्रॉस ब्रीड करके जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स का मतलब दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स ले लेंगे और उनका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और उनका जो बच्चा होगा उसे हम हाइब्रिड कहेंगे और उसके अंदर दो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक से आ जाएंगी। अब इसका मैं एक केस बता देता हूँ। इंडिया में दो टाइप के गन्ने यूज़ होते हैं, दो टाइप के। पहला नॉर्थ वाला गन्ना, दूसरा है साउथ वाला गन्ना। साउथ वाला गन्ना बड़ा होता है साइज़ में और जो है ज़्यादा शुगरी भी होता है। और नॉर्थ साइड का गन्ना जो है वो वार्म टेम्परेचर पे भी ग्रो करता है और कोल्ड टेम्परेचर पे भी ग्रो करता है। तो हमने उन दोनों को क्रॉस कर दिया और हमने बड़ा वाला एक बड़ा वाला और इंडिया की हर कोने में डेवलप मतलब उगाया जाए इस तरीके का गन्ना बनाया और हमने वो बेचा। तो वो जो बच्चा बना था उन दोनों गन्नों का, नॉर्थ और साउथ वालों का, तो उसे हमने कह दिया हाइब्रिड। सो दिस इज़ व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज़। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को कई सारे चीज़ों में मिलेगा, यहाँ तक कि हाइब्रिड सीड्स ही आजकल बिक जाते हैं मार्केट में। इन हाइब्रिड सीड्स का यूज़ क्या है? तो इन हाइब्रिड सीड्स से हमें मिल जाता है एक ऐसा प्लांट जो डिसीज रेजिस्टेंस भी होगा, जिसके पास जो फर्टिलाइजर से रिस्पॉन्ड भी करेगा और जो हाई यील्ड भी आप लोगों को ला के देगा। सो दिस इज़ व्हाट अ हाइब्रिड प्लांट इज़। दिस क्रॉसिंग में भी, अब ये क्रॉसिंग किन किन प्लांट्स में होगी? पहला, इंटर वराइटियल प्लांट्स मतलब उन दोनों की अलग अलग वराइटीज़ ही है। दूसरा जो है वो है इंटर स्पेसिफिक। अब ये स्पीशीज़ क्या होती है? देखो, हमारी स्पीशीज़ है होमोसेपियंस, उसी तरीके से जो है उसी तरीके से हमारे क्लोजेस्ट स्पीशीज़ कौन सी है? तो वो है ओरंगुटैन। तो ऐसे दो स्पीशीज़ का ही मिक्स कर दिया हमने। और एक जो होता है वो है इंटरजेनेटिक, मतलब हमने दो जेनेटिक ग्रुप्स के एक दूसरे से मिक्सचर कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब देखो, ये वैराइटीज़, जीन्स, स्पीशीज़, ये क्या है वो आप लोगों को हायर क्लासेस में पता चलेगा। अब के लिए आप लोगों को बस जानना है इंटर वैराइटियल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। तो बस दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट प्लांट्स का किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन किया गया। अब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम जानेंगे अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप्स इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड डिजायरेबल कैरेक्टर। दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। सर ये जीन क्या है मुझे बताओ। देखो, ये हो गया हमारा प्लांट वन। देखो, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हो गया हमारा प्लांट वन, ये हो गया प्लांट टू, ये हो गया प्लांट टू। अब प्लांट टू जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिसीजेस को रोक लेता है। तो हम क्या करेंगे, इसका इतू सा जेनेटिक मटेरियल ले लेंगे, जेनेटिक मटेरियल, और इसका जेनेटिक मटेरियल ले लेंगे और उस जेनेटिक मटेरियल के साथ इसका छोटा सा जीन का टुकड़ा जो है वो डाल लेंगे। अब इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, रुको। सो इसके जेनेटिक मटेरियल का कलर होगा, ये ब्लू होगा। तो हम उस ब्लू टुकड़े को इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर घुसा देते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से एक अलग ही टाइप का जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है। देखो ऐसे। तो ये अलग टाइप का जेनेटिक मटेरियल जब एक नए सेल के अंदर जाएगा ना, तो वो इसके जैसा डिसीज रेजिस्टेंस भी शो करेगा,
इसके जैसा डिसीज रेजिस्टेंस भी शो करेगा और इसके जैसा हमें फल भी ला के देगा, और इससे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है उस प्लांट के ऊपर डिसीजेस कम आएंगी। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमने एक छोटा सा जीन ही उठा लिया दूसरे प्लांट से और वो इसके अंदर भर दिया, और इसकी अब जितनी भी आगे जो बच्चे होंगे, मतलब इनके जो बच्चे होंगे, उन सारों में यही प्रॉपर्टी आप लोगों को दिख जाएगी। और मतलब ये एक छोटी सी सब स्पीशीज़ ही हमने नई इन्वेंट कर दी है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। Cultivation practices and crop yields are related to weather, soil quality, availability of water. अब देखो, हमने पेड़ पौधे तो लगा दिए, लेकिन कई सारे और फैक्टर्स जो है वो भी उस चीज़ पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर हो गए? वेदर, सॉइल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी है कि नहीं। अगर आपने वही नई नई एक स्पीशीज़ ले लिया और वो राजस्थान में डाल दी, वहाँ पे तो उगेगा ही नहीं। और उसी तरीके से जो है फ्लड, ड्रॉट, या फिर जो सूखा पड़ जाना, सो दीज आर ऑल अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स। आप लोग उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड वराइटीज़ कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल। और इस वजह से जो है, जो स्पीशीज़ या फिर जो वराइटीज़ हमने डेवलप की है, वो अगर हर वेदर में ग्रो कर रही है तो दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर एडवांटेज। कई कई बार ऐसा होगा कि प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, फिर भी उसे अनाज तो उगा के देना है। तो कई कई बार पानी नहीं मिलेगा, जैसे राजस्थान में, गुजरात में पानी नहीं मिलेगा, फिर भी उसे ग्रो करना आना चाहिए। सो ग्रोइंग इन डाइवर्स कंडीशंस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एडअप करता है। सिमिलरली varieties tolerant टू हाई सॉइल सैलिनिटी कैन ऑल्सो हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड। अब देखो, कई कई जगहों पे जो है सॉल्ट का जो अमाउंट होता है सॉइल के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी उसे सस्टेन करने आना चाहिए। तो ऐसी क्रॉप की वैरायटीज़ मतलब बन चुकी है, पहले ही बन चुकी है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमने मतलब साइंटिस्ट ने इस लेवल तक खींचा है इस चीज़ को। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा, दिस इज़ बायोटिक। जो साइंटिस्ट इस चीज़ में काम करते हैं वो बॉटनी से आते हैं और बायोटेक पढ़ लेते हैं, और वो नई नई वैरायटीज़ डेवलप कर लेते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ डन आर। अब कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त करने के लिए हम लोग वैरायटीज़ नई नई डेवलप करेंगे? हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब हायर यील्ड मतलब ऐसी वैरायटी जो हमें एक ही प्लांट पर ज़्यादा फल दे, या फिर ज़्यादा बीज दे, या फिर जो ज़्यादा ग्रेन्स दे। दूसरा है कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी। हमें जो राइस पहले आता था, जो राइस शायद 50-60 साल पहले आता था, और जो राइस आज आता है, आज के राइस में काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स आ जाते हैं। अभी ये क्यों? बिकॉज हमने ऐसी वैरायटीज़ ढूंढ निकाली है जो हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी दे सके उसी खाने में। दूसरा, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। ये प्लांट्स आसानी से जो किसी लोकस्ट अटैक, या फिर किसी इंसेक्ट्स के अटैक्स के, या फिर बर्ड्स से अटैक से बच जाए। दूसरी बात, बायोटिक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, मतलब कोई फंगस लग गया, या फिर कुछ किसी इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया प्लांट के ऊपर। अबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब अगर सूखा पड़ गया अचानक से, अगर पानी ही नहीं मिला, तो इस चीज़ पे जो है उसे सस्टेन करना आना चाहिए। ऐसी वैरायटी हमें डेवलप करनी है। दूसरा, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब देखो, एक खेत लगाया है हमने गन्ने का, तो हर गन्ने को एक ही टाइम पे स्पेसिफिकली मैच्योर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गन्ना एक वीक के बाद आ गया है, या फिर सारे के सारे फल जो है वो एक साथ ही मैच्योर करने चाहिए। और इसीलिए मतलब फार्मर को ईजी जाएगा हर एक फल को एक साथ लेके आने में। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब एक जो पोमोग्रेनेट है जो महाराष्ट्र में उग रहा है, तो वही पोमोग्रेनेट वेस्ट बंगाल में भी ग्रो करना चाहिए। जो संतरे का पेड़ महाराष्ट्र में ग्रो कर रहा है वो आसाम में भी ग्रो करना चाहिए। तो दिस इज़ वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब वो हर जगह पे सस्टेन कर लेना चाहिए। ऐसी वैरायटीज़ हमें चाहिए, और ऐसी डेवलप हो चुकी है। डिज़ायरेबल अर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर डिज़ायरेबल अर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को चाहिए कि हर एक, अब देखो ये मार्केटिंग हो गया, लेकिन हर एक संतरे का शेप जो है वो सेम टू सेम हो। या फिर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हर एक जो फ्रूट्स है तो वो आप लोगों को पिक्चर जैसे आप लोगों को फिल्म्स में दिखाया जाता है बिल्कुल उसी शेप के हो। दिस इज़ अर्गोनॉमिक
हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द अर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक कौन से अर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब और एक जो अर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो है कि जो पल्सेस होती है, पल्सेस मतलब जो मटकी हो गया, मूंग हो गए, उनका जो ग्रोइंग है वो छोटा होना चाहिए, उनका साइज़ छोटा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन उनके फलों में या फिर उनके पल्सेस में जा सके। अब देखो, प्लांट छोटा होगा मतलब उसका जो भी कुछ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है या फिर जो यूज़फुल मटेरियल है, वो डायरेक्टली जाएगा सीड के अंदर। सो दिस इज़ एन अर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी बात, पंजाब में जो गेहूँ 60 ईयर्स एगो ग्रो करता था वो ऑलमोस्ट आपके चेस्ट के लेवल पे आता था, लेकिन आज का जो गेहूँ है वो आप लोगों के घुटने के ऊपर भी नहीं आता। अब देखो, साइज छोटा हो गया लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। दिस इज़ एन अर्गोनॉमिक कैरेक्टर। इससे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ वॉट वी लुक व्हेन वी लुक फॉर अ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। इंडिया में किसी के पास 1 एकड़ है तो किसी के पास 10-12 हज़ार एकड़ ज़मीन है। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना उसके पास पैसा होगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उसका उतना उसके पास कम पैसा होगा, कम साधन संपत्ति होगी। In short, it is the money or financial conditions that allow farmers to take up different farming practices and agricultural technologies. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर कोई फार्मर, अब यूएसए में जो फार्मर्स है उनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन होती है तो वो लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। वो लोग एरोप्लेन्स का इस्तेमाल कर, मतलब बड़े बड़े में नहीं, मतलब छोटे छोटे एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स डालने के लिए। हमारे यहाँ पे 1 एकड़ में, मतलब 1 एकड़ ज़मीन होती है लोगों के पास, 2 एकड़, 3 एकड़, तो वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करने आना चाहिए अपनी एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए। सो दिस इज़ व्हाट दिस थिंग सेज। तो मैनेजमेंट में हमें मतलब कौन से टूल्स यूज़ करते हैं ये भी हमें पता चल जाता है। 10 फार्मर्स परचेसिंग कैपेसिटी और फॉर इनपुट्स डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो जितना आप पैसा डाल रहे हो ना, वैसी वैसी टेक्नोलॉजी, वैसी वैसी प्रोसेस और वैसा वैसा प्रोड्यूस आप लोगों को मिलना है। अगर आपने छोटी सी लैंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो दिस कैन बी अ डाउन इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आपने बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करके जितना चाहिए फार्म को उतना ही देकर अगर आपने डेवलपमेंट कर दिया और तो आप लोगों को प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। सो देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी डिफरेंट कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो अलग अलग लेवल पे, अब देखो कुछ लोग कमर्शियली प्रोड्यूस कर लेते हैं पोमोग्रेनेट्स, मतलब कई कई लोगों के 10-10, 12-12 एकड़ में पूरी की पूरी पोमोग्रेनेट होती है, तो उन लोगों का प्रोसेस अलग होगा किसी ऐसे फार्मर के जिसके पास सिर्फ 1 एकड़ में है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शंस एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो ऐसे 3-4 प्रैक्टिसेस के टाइप्स है, लो कॉस्ट, नो कॉस्ट और थोड़ा सा कॉस्ट, कुछ इस तरीके से। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जानेंगे कि हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे इंश्योर कर सके। देखो, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। प्लांट्स ऐसे ही नहीं ग्रो करते, हमें हमें भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं आप लोग मुझे बताओ। न्यूट्रिएंट्स आते हैं रूट्स से, एयर से भी प्लांट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और दूसरा है एयर, वाटर हो गया, और सॉइल से भी आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स आते हुए दिख जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट दिस थिंग इज ट्राइंग टू से। एयर सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो प्लांट को चाहिए, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर, एंड सॉइल सप्लाइज अदर 13 न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए, 13। अब ये कितनी नीड है उसके बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अमॉन्ग्स दिस सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज मैक्रो। अभी यही मैंने बता दिया। अब इसका एक टेबल देख लेते हैं, कौन से मैक्रो है कौन से माइक्रो है। देखो, एयर से आ जाता है हमें कार्बन ऑक्सीजन, वाटर से आ जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉइल से आ जाता है क्या क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब ये कौन कौन से है। मैक्रो, मैक्रो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में लगने वाले। मैं हर एक एलिमेंट का यूज़ बता दूंगा। नाइट्रोजन का यूज़ होता है मतलब बिल्डिंग में, प्लांट्स के हाइट बढ़ने में। फॉस्फोरस का यूज़ भी होता है उसी में।
पोटेशियम का भी यूज़ होता है प्लांट्स के ग्रोथ में, कैल्शियम का यूज़ होता है प्लांट्स के अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स में, मैग्नीशियम का भी वही सॉल्ट्स के अंदर यूज़ होता है, सल्फ़र का यूज़ होता है गम्स में, रेसिन्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सल्फ़र मिल जाएगी। आयरन का यूज़, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये भी चीज़ें प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आयरन भी प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। स्पिनच के लीव्स में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयरन मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ऐसे हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम जानेंगे कि अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो क्या होगा, तो डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ दिस मटेरियल्स अफेक्ट्स द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सॉरी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं, हाँ फिजियोलॉजिकल सॉरी, साइकोलॉजिकल सॉरी। Deficiency of these nutrients affects the physiological process in plants including reproduction, growth, susceptibility to diseases। सर ये बस समझा दो, देखो अगर किसी चीज़ की कमी हो गई ना तो प्लांट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर आपके बॉडी में जिंक की कमी हो गई तो आप लोगों को कई सारे इन्फेक्शंस हो जाएंगे। उसी तरीके से प्लांट्स में अगर किसी चीज़ की कमी हो गई तो उसका रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ससेप्टिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो हैम्पर हो जाएगी और ये चीज़ों पे इफेक्ट जाएगा। ससेप्टिबिलिटी टू डिसीजेस मतलब डिसीजेस से कैसे प्लांट इंटरेक्ट करता है वो कम हो जाएगा। To increase the yield, crop can be enriched by supplying these nutrients in form of manure and fertilizers। अब देखो यहाँ पे आप लोगों का प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ये हो गई सॉइल, तो आप लोग सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डालने का काम कर सकते हो ताकि ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ऊपर ले सके और अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब ये दो टाइप के होते हैं क्या, फर्टिलाइजर्स। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स। पहले हम जानते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर में आता है मैन्योर। मैन्योर मतलब क्या, मैन्योर मतलब काऊ का डंग, काऊ डंग, शायद कुत्तों का भी, जो भी आप लोग पालोगे वो शीप्स का डंग, तो वो डंग जो है वो लिया जाता है और क्रॉप्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, क्रॉप्स के वेस्ट मतलब क्रॉप्स के टूटे हुए स्टेम्स वगैरह, तो उन्हें सब कुछ मिक्स करके फिर से खेतों में डाल दिया जाता है। अब इनका क्या यूज़ होता है मैं बता देता हूँ। दीज आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ये लोग सॉइल को लिविंग बनाने का काम करते हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनमें होता है जो प्लांट्स ऊपर ले सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी इनमें आ जाते हैं। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोस्टिंग एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल एक्सक्रेटा मतलब एनिमल्स का पूप, और प्लांट वेस्ट मतलब प्लांट्स के स्टेम्स। या फिर अब देखो जवार हो गया, जवार का स्टेम नहीं, स्टेम का कुछ यूज़ नहीं होता तो स्टेम यहाँ पे डाला जाता है। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर का काम ही ये होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भर भर के देगा और ये नेचुरली देगा, ये डिकम्पोजेबल भी होता है। बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर, तो ये सॉइल को भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग। अब देखो मैन्योर के अंदर प्लांट वेस्ट होता है एंड दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल, तो ये पानी को रोक के रखेगा ताकि प्लांट को पानी ज़्यादा देर के लिए मिल सके। इन क्लेई सॉइल्स मैन्योर अलग तरीके से फंक्शन करता है, जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वाटर लॉगिंग भी अवॉइड कर देता है ये। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ मैन्योर के बारे में। अब ये मैन्योर कहाँ कहाँ से आएगा, अब देखो मैन्योर में भी दो टाइप से। पहला है वर्मी कंपोस्ट मैन्योर। वर्मी कंपोस्ट मतलब जहाँ पे अर्थवर्म्स के द्वारा इस मैन्योर को कंपोस्ट किया जाता है। दूसरा आता है ग्रीन मैन्योर। अब ये ग्रीन मैन्योर मतलब क्या, प्रायर टू सोइंग द क्रॉप्स सीड्स सम ऑफ द प्लांट्स लाइक सन हेम्प, गौर are grown and then mulched by plowing them into the soil. These green plants thus turn into the green manure which helps in enriching the soil। अब देखो ये ग्रीन मैन्योर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिफोर यू गाइज, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंग्लिश में भी आ जाएगा। बिफोर यू गाइज प्लांट a main crop, before you take the main crop, you grow plants like sun hemp and guar which help in
which help in adding nutritional value to the land. You grow them and then mulch them to the ground and then plow them again so that they get mixed with the soil and then they start decomposing so that they provide organic matter, nitrogen and phosphorus to the new plant that you are going to plant. अब जो हिंदी में सुनना चाहेंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ. अब ये सन हेम्प और गौर नाम के जो दो प्लांट्स हैं, उन्हें मेन प्लांट लेने से पहले इन्हें खेत में डाला जाता है. इससे क्या होता है कि ये लोग अब इनको ग्रो करेंगे, उसके बाद उन्हें प्लो करके उनको फिर से ज़मीन के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि ये उस लैंड की, अपर लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके और उस सॉइल को एनरिच कर सके फॉस्फोरस नाइट्रोजन से. और उसके बाद मेन प्लांट लगाया जाएगा जिससे डायरेक्टली न्यूट्रिशन मिलता रहेगा. फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं. फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ. अभी ये फर्टिलाइजर्स का अलग अलग काम है. देखो कई सारे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, वो 3 महीने, मतलब जो 5 महीने का प्रोड्यूस है वो 3 महीने में भी लाकर दे देते हैं. तो ये हाई कॉस्ट फर्टिलाइजर्स आर फैक्टर इन हाई कॉस्ट यील्ड एंड हाई कॉस्ट फार्मिंग. तो ये कमर्शियली प्रोड्यूस्ड लैंड्स पे सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. मैं आप लोगों को इसके पिक्चर्स जो है दिखा सकता हूँ. मेरे घर पे भी अभी भी है, शायद 2-3 पैक्स होंगे इसके. फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोसेज. अगर ज़्यादा हो गया, अगर कम हो गया तो इसके इम्पैक्ट्स प्लांट पे बहुत ख़राब होते हैं, प्रोड्यूस ख़राब हो सकती है. दूसरी बात, ये सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं. ये पानी के साथ एब्जॉर्ब, मतलब पानी के साथ सीप इन कर जाएंगे धरती के अंदर और आसपास के सारे एरिया को पॉइजनस भी बनाने का काम कर सकते हैं. तो इनको टाइम टू टाइम भी यूज़ करना होता है और ठीक से भी यूज़ करना होता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानेंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होती है ना, तो उसे बिना केमिकल्स के उगाया जाता है. और जो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है ना, मतलब केमिकल कुछ भी नहीं यूज़ किया जाता. तो इसकी जगह पे इन्होंने ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ किया जाता है. रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट्स, इनका भी यूज़ किया जाता है सॉइल की, मतलब सॉइल को एनरिच करने के लिए. एंड यूज़ ऑफ बायो एजेंट्स सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी. मतलब जो ब्लू ग्रीन अलगी के जो, अब देखो अलगी जो होते हैं वो मॉस होता है, तो उसे भी फार्म के अंदर छोड़ दिया जाता है ताकि उससे प्लांट को नाइट्रोजन मिलता रह सके. प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, नीम लीव्स और टर्मरिक स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज एज बायो पेस्टिसाइड्स विद द हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम. अब देखो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए हम केमिकल्स तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं तो वो है बायो फर्टिलाइजर्स मतलब बायोलॉजिकली मेड या फिर सेफ फर्टिलाइजर्स होते हैं. तो वो जैसे नीम हो गया, नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे नीम हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गई. तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स का काम करती है और ये प्लांट्स को इन्फेक्शन से भी बचा लेती है. और हमें हेल्दी क्रॉपिंग पैटर्न्स का भी यूज़ करना चाहिए ताकि सॉइल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके. अब काम आता है कि प्लांट्स को खाना तो हमने दे दिया, अब पानी की बारी है. इरिगेशन कहाँ से आता है. आपके पास के जो खेत है उनके यहाँ पे वेल्स से, कैनल से, रिवर से और टैंक्स से आ जाता है इरिगेशन. बस यही था. अब छोटे छोटे टॉपिक्स स्टार्ट हो चुके हैं. तो कुछ इस तरीके से फार्म्स में पानी भी आ जाता है. अब हमने पानी तो डाल दिया, हमने खाना भी डाल दिया. अब जानेंगे कि किस पैटर्न में हम ग्रो करेंगे. एक होता है कि हम साल भर कंटिन्यूसली खेती करते जाए, सॉइल को रिवाइव होने का टाइम ही ना दे. अब इससे क्या होगा, सॉइल की क्वालिटी कम होती जाएगी, आप लोगों को ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स पे. तो हमने कुछ क्रिएटिव मेथड्स लगाए. मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग. मतलब क्या, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सक्सेशन इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन. अब हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब क्या, अगर आप लोगों का गन्ने का इतना बड़ा खेत है तो यहाँ पे गन्ना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग रेडिश लगाओगे, यहाँ पे गन्ना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग एक लाइन लगाओगे कैबेज की, यहाँ पे गन्ना हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन लगाओगे मेथी की या फिर स्पाइसेस की. तो इस तरीके से क्या होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है.
और इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या? अगर गन्ने का ही पूरा का पूरा आपका खेत है तो वहाँ पे बीच बीच में थोड़ा 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 अलग अलग टाइप का क्रॉपिंग हो जाएगा। इससे इससे क्या होगा, जो चीज़ें गन्ने के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये इंटरक्रॉपिंग वाले छोड़ देंगे, और जो गन्ने के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है वो ये गन्ने वाले सॉरी ये इंटरक्रॉपिंग वाले ले लेंगे। तो इससे दोनों का फ़ायदा होगा, दोनों ग्रो करेंगे और दोनों एक दूसरे को इन्फेक्शन से या फिर जो लाइन में आने वाले फंगल इन्फेक्शन से प्लांट्स पे जो या फिर जो भी इन्फेक्शन है उनसे इस प्लांट को बचाएंगे। सो अब ये तो हो गया कि आप लोग फार्मिंग कैसा करोगे। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या? एक बार आपने ऐसा प्लांट लगा दिया जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा सॉइल से, उसके बाद आप ऐसा प्लांट लगाओगे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डाल के जाएगा। इससे एक साइकिल तैयार होगा, इससे एक रोटेशन तैयार होगा। न्यूट्रिएंट्स आएंगे, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? सॉइल की क्वालिटी बरकरार रहेगी, आप लोगों को क्रॉप्स भी बहुत अच्छे से लेने मतलब आप ले सकोगे। अब ये हो गए क्रॉप्स लेने के बाद, क्रॉप्स मैनेज कर लिए। अब आ जाता है स्टोरेज के लिए। स्टोरेज हम क्रॉप्स का कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? तो क्लीन एंड ड्राई स्पेसेस पे हम लोग स्टोरेज कर लेते हैं तब जब तक ये मार्केट्स में नहीं चले जाते। दूसरी बात, इनके अंदर कई सारे और एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं ताकि ये इन्फेक्ट ना हो किसी मॉइस्चर की वजह से और भी कई चीज़ों से। वेजिटेबल्स हम कूल एंड ड्राई प्लेस पे आर्टिफिशियल फ्रीजर्स में भी डाल के रख देते हैं। जो ओनियन होता है वो भी आप लोगों को बड़े बड़े सॉइल्स, अब उन्हें क्या कहते हैं मुझे याद नहीं, शायद सीलोज, हाँ बड़े बड़े सीलोज में दिख जाएगा। गेहूँ भी बड़े बड़े सीलोज में डाल दिया जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट प्लांट्स। इम्प्रूवमेंट्स इन क्रॉप प्रोडक्शन में, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन का पहला पार्ट हमने फिनिश कर दिया है। दूसरे पार्ट के लिए आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड, क्योंकि दूसरा पार्ट इससे 10 गुना ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है नॉन वेज लवर्स के लिए, स्पेशली बिकॉज उन लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से उनका खाना आता है। दूसरी चीज़, आई हाईली इन्वाइट यू फॉर द सेकेंड पार्ट। ये था पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट के बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, वो चैप्टर के एंड में मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट इन दिस सेक्शन। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन जो आप लोगों का इस वीडियो का फेवरेट पार्ट था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स।